जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरियाना में। आज हम टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथियों फिजिकल एजुकेशन के, जो कि आपकी यूपी टीजीटी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ कि भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आप तक पहले से पहुँचे। और एक और अच्छी बात यह है कि मेरी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ क्लास आपको पसंद आ रही हैं, परेशान मत होइए, पूरी क्लासेस कंप्लीट कराएंगे। यूपी टीजीटी वालों, आपका पूरा सिलेबस फुल ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। इस मंथ में ही हम कंप्लीट करा देंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी, जो बच जाएगा 5 तारीख के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके पास सिर्फ प्रैक्टिस सेट और मैराथन चलेगी। ठीक है, और बाकी आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको क्या मेरे से हेल्प चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट में आप मेरे को बताओ, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस कहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, उठाए इसलिए गए, एक अच्छी प्रतिष्ठित किताब से क्वेश्चन है। हो सकता है 2-4 के ऑप्शन थोड़े से आपको डिस्टर्ब लगे, बट उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड किसके फादर कहलाते हैं या किसके जनक माने जाते हैं? प्रेरणा के सिद्धांत के, या संबंधता के सिद्धांत के, मनोविश्लेषण के सिद्धांत के, या फिर समानता के सिद्धांत के? फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 81 या यहाँ पर कह दे 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि कहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। इन चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको सही जवाब बताना है प्यारे साथियों। तो सिगमंड फ्रायड किसके जनक माने जाते हैं भैया? सो ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो होता है उसके जनक माने जाते हैं आपके सिगमंड फ्रायड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का? ठीक है, मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का। ये कथन किसका है भैया? रामसे का, जोसेफ ली का, और ब्राइट बिल का, या फिर जॉन ड्यू? यहाँ जॉन डीवी होगा। ठीक है, हिंदी में है तो अब जानते हैं बुक की हालात क्या है। फिजिकल एजुकेशन में मार्केट में किताब बिल्कुल अनअवेलेबल है साथियों, बट मेरे को थोड़ा सा टाइम का इशू पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं। अब आपका एग्ज़ाम इतने नज़दीक लगा हुआ है ना, अदरवाइज़ मेरी किताब खुद की आ जाती, बट थोड़ा सा टाइम टेकन है। बट मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले एक प्रैक्टिस सेट की बुक मैं ज़रूर आपके लिए दूँ। ठीक है, मेरा प्रयास यही रहेगा। आती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो बाकी मैं आपके सामने क्लास में तो हाजिर रहता ही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। सो मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का। अगर इसके सही जवाब की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट होगे। जोसेफ ली का ये कथन है साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 83, मांसपेशियों के ऊतकों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? यानी आपकी जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उसमें कितने परसेंट वाटर मिलता है साथियों? कितने प्रतिशत जल मिलता है? 75%, 90%, 85% या फिर 80%? सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सो अपनी मस्कुलर टिश्यूज में कितना मिलता है? ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज 75%। ओके, एक चीज़ और मेरे को चेक करनी, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑप्शन बी, ठीक है, 82 का बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करेंगे। वह पेशी जो सिर को घुमाती है, आपके हेड को जो रोटेट करने में हेल्प करती है भैया, वो कौन सी मसल है? ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और स्पेलेनियस कैपिटस, या फिर लॉन्गिसिमस कैपिटस, या उपर्युक्त सभी? चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का
करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? आपके सिर को जो घुमाने वाली पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं साथियों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते हो बिल्कुल करेक्ट होगे। ये तीनों की तीनों ही मसल्स जो होती हैं वो आपकी सर को घुमाने के लिए सहायता करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है? एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती भैया? WBC की संख्या कितनी होती, ये आपसे पूछा। वाइट ब्लड सेल्स की कितनी संख्या होती है अगर एक हेल्दी इंसान है तो? 1000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर, 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर, 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 85 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है साथियों। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 6000 से लेके 10,000 प्रति घन मिलीमीटर एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर WBCs की संख्या होती है साथियों। WBC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, वाइट ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी अगर जीवन काल की बात करें तो 7 से 10 दिन ये हमारी बॉडी में जिंदा रहती हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो ये आपके इम्यून सिस्टम को, ठीक है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बेस्ट करने का काम करती है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है साथियों उसको बेहतर करने का काम करती हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ अगर हम चलें, 86वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? देखो क्वेश्चन नंबर से मत जाना, 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, खिलाड़ी का हृदय क्या है भाई साहब? व्हाट इज एन एथलीट हार्ट? खिलाड़ी का हृदय क्या है? यह रोगात्मक स्थिति है। एथलीट हार्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपका हिंदी में है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। एथलीट हार्ट पूछा है आपसे। सो एथलीट हार्ट क्या होता है? या एक रोगात्मक स्थिति है, या हाइपोट्रोफिक स्थिति है, या हृदय की असाधारण स्थिति है, या फिर यह सामान्य स्थिति है जो जैविक नियम का पालन करती है। सो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। यह एक हाइपरट्रॉफिक स्थिति होती है। हाइपरट्रॉफिक हार्ट की हाइपरट्रॉफिक जो सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, वो आपकी हाइपरट्रॉफी स्थिति जो होती है वो आपकी एथलीट हार्ट कहलाती है। उसमें क्या होता है, आपका जो हृदय का जो बायां हिस्सा होता है साथियों वो काफ़ी लार्ज हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे से उत्पन्न नहीं होता। मोटापे से क्या नहीं होता ये आपसे पूछा है। बांझपन नहीं होता, कैंसर नहीं होता, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ नहीं होता, या फिर इस्केमिक हृदय रोग नहीं होता। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो देखो, मोटापे से बांझपन भी होता है, मधुमेह डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी होती है, और इस्केमिक हृदय रोग भी होता है, हार्ट डिजीज भी होने की संभावना रहती है। कैंसर जैसी बीमारी आपकी ओबेसिटी से नहीं होती है, मोटापे से नहीं होती है, स्थूलता से नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करेंगे प्यारे साथियों। क्या कह रहा है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ISSS की बात करें, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, P होगा लास्ट में, ISSP। ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 में, 1954 में, 1965 में, 1974 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी टीजीटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। सिर्फ यूपी टीजीटी के नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लगभग सारे एग्जाम में आते हैं जो आपको परेशान करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका ऑप्शन यही है कि भाई आप क्या करो, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं इनको रट मारो, बस याद कर लो, यही एक तरीका है। ठीक है, क्योंकि इनको कितना भी आप पढ़ोगे ना, कितने भी नोट्स बना लो, कितने भी पढ़ लो, ये पॉइंट्स रह ही जाते हैं, आपके दिमाग से निकल ही जाते हैं। बट अगर आपने पढ़ रखा, आपने नोट्स बना रखी है इनकी, तो वो एग्जाम टाइम में रिमाइंड हो ही जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं 1965 में आपकी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना हुई।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है भैया, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसने प्रस्तुत की। ठीक है, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई साथियों, पावलोव के द्वारा, गेस्टॉल्ट के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, या फिर न्यूटन के द्वारा। चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो कंडीशनिंग एंड रिफ्लेक्स थ्योरी की अगर हम बात करें तो अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। पावलोव के द्वारा कंडीशनिंग एंड रिफ्लेक्स थ्योरी प्रतिपादित की गई साथियों। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आ जाओ भाई पूरा, वेरी गुड, पूरा आ गया। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है साथियों, ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, जो भी एज फैक्टर हो, एजेस हम निकालते हैं, चाहे वो मेंटल एज हो, एनाटॉमिकल एज हो, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एज हो, उसके अकॉर्डिंग एज कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, उसके सराउंडिंग आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, उसके हिसाब से आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे। ऑप्शंस और क्वेश्चन आपके सामने हैं प्यारे साथियों, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सो कालक्रमिक आयु। अब कालक्रमिक आयु क्या होती है, जो हम डेट और तिथि के हिसाब से, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उसके सराउंडिंग अगर हम आयु की बात करें तो उसके सराउंडिंग वर्ष, माह और दिनों के हिसाब से हमें डेट ऑफ बर्थ कैसी होती है, ईयर, मंथ और डे के हिसाब से होती है। तो ऑप्शन ए का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो ऑप्शन सेकंड किस में भैया, तो बी में भी है और सी में भी है, ए का सेकंड, और डी में भी है। ठीक है, इतनी चीज़ होगी। सेकंड क्या पूछ रहा है, शरीर रचना आयु। ठीक है, शरीर रचना आयु, रचना, शरीर रचना विज्ञान क्या होता है भैया, आपका एनाटॉमी होता है। तो एनाटॉमिकल एज पूछ रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर, एनाटॉमिकल एज। सो एनाटॉमिकल एज की बात अगर हम करें तो जो आपकी शरीर की रचना होती है उसके सराउंडिंग आपसे पूछ रहा है, तो उसके सराउंडिंग आपका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपकी स्केलेटन प्रणाली होती है, कंकाली प्रणाली होती है, उसके सराउंडिंग आपकी हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियों के अध्ययन से आपकी वो एज को पता करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कहाँ हड्डियों से रिलेटेड है, ओके 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 ओके, ये देखो, बच्चे की कंकाली प्रणाली की वृद्धि और विकास के अनुसार आयु, यानी कि जो एनाटॉमिकल एज होगी उसका ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी ए का सेकंड और बी का 4, देखो किसमें, ए का सेकंड, बी का 4, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहीं से मैच हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर एक दो पॉइंट भी आपको क्लियर है तो आप ऑप्शन से आप इसका आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। ए का सेकंड हो गया, बी का 4 हो गया और सी का फर्स्ट दे रखा है। शारीरिक क्रिया आयु यानी फिजियोलॉजिकल एज की बात करें तो बच्चे की शारीरिक क्षमता तथा सामर्थ्य के अनुसार आयु हो जाएगी। वही मानसिक आयु की बात करें तो बच्चे की मानसिक विकास के अनुसार आयु हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है भैया, प्रेरणा कितने प्रकार की होती भैया। प्रेरणा बोले तो मोटिवेशन, ठीक है, दूसरी प्रेरणा मत समझ लेना। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है या 1 प्रकार का होता है। चलो बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अगर ऑप्शन सी के साथ जाते हो बिल्कुल करेक्ट होंगे। प्रेरणा भैया आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी होती है आंतरिक और एक आपकी होती है बाह्य। ठीक है, यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, 2 प्रकार की प्रेरणा होती हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। ऑप्शन 2 सी के साथ जाएंगे जिसमें 2 दे रखा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में कौन सा घटक स्वास्थ्य लाभ की गति को सबसे ज्यादा निर्धारित करता है। यानी कि वो कौन सा फैक्टर है साथियों जो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़िया करके देगा। ज्यादा सोना यानी कि नींद, पोषण, बहुत अच्छे से खाना, अतिभार, ज्यादा लोड लेके काम करना, आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। चलो बताओ 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। स्वास्थ्य लाभ की गति का सबसे ज्यादा निर्धारित करता है, कौन करता है भैया, बहुत ज्यादा अच्छा पोषण खा लोगे तो भी नुकसान है,
बहुत ज़्यादा सो लोगे तो भी, देखिए एक लोड होता है साथियों, अति भार, ओवरलोड। ओवरलोड जो होता है ना साथियों, वो क्या करता है, वो आपके स्वास्थ्य लाभ में काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, देखो जब आप ओवरलोड में काम करोगे तो आपका भूख भी ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा भी लगेगी, साथ में थकान ज़्यादा होगी तो नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 93, 24 से 48 घंटों में तीव्र गति से भार का कम होना किस कारण से होता है? ठीक है, एक दिन से 2 दिन के बीच में ज़्यादा स्पीड से आपका वेट कम हो जाए, वजन कम हो जाए, तो कैसे होता है, किस वजह से होता है? एपिटाइटिस लॉस की वजह से होता है, एपिटाइट लॉस की वजह से, पानी की कमी की वजह से, कठिन परिश्रम की वजह से, या उपवास यानी कि व्रत यानी फास्ट की वजह से? चलो फटाफट से बताओ, आपकी बॉडी में अगर 24 से 48 घंटे में ज़्यादा तेज़ी के साथ आपका वजन घट रहा हो तो वो किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी का जो लॉस, वेट लॉस है, वो बहुत तगड़े से, बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज़, बहुत से लोग कहते हैं कि उनका वज़न नहीं कम हो रहा है, ठीक है, बहुत सी दवाइयाँ खा ली, पिल्स खा ली, बहुत चीज़ें कर ली। भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा पसीना निकालोगे उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा। तो जितने भी वेट से ग्रसित हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आपको अपनी बॉडी का वाटर लेवल कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी पीना ही बंद कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी से निकालिए, बट उतना ही इनटेक भी करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके बॉडी का वज़न जो है वो कम ज़रूर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे। 94वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसका बॉडी मास इंडेक्स BMI कितना हो, या कितने से अधिक या कितने के बराबर है, कितने के नीचे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ऐसा सवाल है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है सर। चलो फटाफट से बताओ, ऑप्शंस आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल देखो, WHO के अनुसार एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त, वो मोटा कब माना जाता है? जब 30 के बराबर हो, या फिर BMI जो है उसका वो 30 के बराबर हो, या 30 से अधिक हो, तो एक नॉर्मल इंसान क्या माना जाता है भैया? मोटा माना जाता है, मोटापे से ग्रस्त माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, उच्च तीव्रता भार से थकावट शीघ्र होती है लेकिन गति क्रिया के पश्चात पुनर्स्थापना भी शीघ्रता से हो जाती है, यह कथन किस लेखक का है? ठीक है, उच्च तीव्रता भार से थकावट शीघ्र होती है, जब ज़्यादा ओवरलोड कर दिया जाएगा तो थकान भी जल्दी होगी, बट उसके पश्चात आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये कथन किसका है? जैकोलेव या NN 1977 में दिया था, एलोसिन NG 1970, हॉरे D 1986, हिर्टस P 1985। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है भाई साहब? प्रशिक्षण भार के मुख्य अवयव क्या हैं भैया? ठीक है, प्रशिक्षण भार के मुख्य अवयव क्या है? निरंतरता और क्षतिपूर्ति, ठीक है, निरंतरता और क्षतिपूर्ति, तीव्रता और विशेषता, आयतन और प्रगति, या तीव्रता और आयतन। चलो फटाफट से बताएंगे 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? तो प्रशिक्षण भार के जो मुख्य अवयव होते हैं क्या होते हैं भैया? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, तीव्रता और आयतन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है। देखो इस सेशन को लाने का मेरा एक मकसद है, पता है क्या है? मैं अक्सर चीज़ों को बाइलिंगुअल लाता हूँ। ठीक, आज हिंदी में करा रहा हूँ, 1-2 क्लासेस और मैंने कराई हैं बीच बीच में। आज इस टॉपिक को मैंने हिंदी में इसलिए कराया है क्योंकि जब मैं सेशन को इंग्लिश में लाता हूँ ना तो आप बोलते हो सर हिंदी में कराओ, हिंदी में कराओ। आज हिंदी में करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते कितने लोगों के सही आंसर आते हैं।
क्योंकि वाकई में फिजिकल एजुकेशन में अगर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को नहीं पकड़ोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत तकलीफ होगी और ऐसे सवाल आपको बहुत परेशान करेंगे। चलिए बताइए, देखते हैं। प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है, ठीक है, लचीलेपन में, चपलता में, सहन शक्ति में या फिर गति में। चलो बताओ 97वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब। तो जो प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता की बात करें, यानी रिएक्शन एबिलिटी और साथ में आपकी जो एक्सेलरेशन एबिलिटी होती है उसकी जो बात होती है वो आपकी गति से रिलेटेड होती है। ऑप्शन डी में अगर आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्रमा प्रशिक्षण यह इसके विकास का प्रभावी प्रकार है। चलो अब बताओ, परिक्रमा प्रशिक्षण, अब देखो हिंदी में ही है लेकिन ये टर्म आपको समझने में कम से कम 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड आपका खा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इंग्लिश पे ज़्यादा प्रेफर करवाता हूँ कि हिंदी के साथ साथ आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी हो, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग की बात कर रहा है भाई साहब, ध्यान रखना। परिक्रमा प्रशिक्षण या इसके विकास का प्रभावी प्रकार है गति, लचीलापन, बल, तितिक्षा या फिर क्षमता। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भैया। 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी को जवाब देना है, बल तितिक्षा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, देखो मेरे पास कुछ बुक्स ऐसी हैं जो इंग्लिश में हैं साथियों, बट उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको सॉल्व कराऊं। कमेंट में बताना कि मैं आपको सॉल्व कराऊं। हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, बट उसको ट्रांसलेट करके पीपीटी में कन्वर्ट करने में आप साथियों कम से कम 5 से 6 घंटे जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो उस पूरी बुक को मैं ख़त्म कराऊं, मैंने बीच में क्लास में आपको दिखाया भी था, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहाँ से फंस सकते हैं, सीधी भाषा में कह दूँ तो। अगर उसके 10 सेट भी मैंने करा दिए तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा, चाहिए इंग्लिश में तो बिल्कुल करा देंगे, ठीक है। नाउ मैच ऑफ द फॉलोइंग साथियों, चक्रीय प्रशिक्षण का सिद्धांत, भार वृद्धि का सिद्धांत, प्रशिक्षण के विनियमन का सिद्धांत, एक रूपता तथा विभिन्नता का सिद्धांत। चलो अब इसके हिसाब से आपको मैच करना है। 99 क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। तो चक्रीय प्रशिक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया, भार पुनः प्राप्ति की क्रमबद्धता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पहले का तीसरा किसमें है भैया, लो भाई, पहले का तीसरा, ए का तीसरा सिर्फ एक में दे रखा, लो ऑप्शन बी, आंसर निकल आया। तो बी का क्या दे रहा है, चौथा। भार वृद्धि का सिद्धांत क्या होगा, रेखा विधि हो जाएगी। एक रूपता तथा विभिन्नता के सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे भैया तो ये आपका हो जाएगा भार अनुक्रमणी, और एक रूपता तथा विभिन्नता के सिद्धांत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा समूह एवं एकल प्रशिक्षण, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 100, 100वां प्रश्न आपके सामने है साथियों। क्या कह रहा है भाई साहब, विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है, ठीक है। जो स्पेसिफिक टीचिंग मेथड होता है वो एक्चुअल में किस पर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। अध्यापक के यौन प्रसार पर, अध्यापक की कुशलता पर, अध्यापक की उम्र पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। अब सिंपल सी चीज़ है, एक अध्यापक अपना यौन प्रसार कर रहा है यानी कि वो अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, तो उस पर थोड़ी मतलब होगा, उसकी उम्र से कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। अध्यापक की कुशलता, वो कितना बेहतर है, ठीक है, अपनी चीज़ों को समझाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार प्रशिक्षण जर्मन जिम्नास्टिक प्रशिक्षक द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था, 1810 में, 1812 में, 1816 में, या फिर 1820 में। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। 101वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल, अगर भार प्रशिक्षण जर्मन जिम्नास्टिक प्रशिक्षक द्वारा कब शुरू किया, 1812 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल करेक्ट हो गए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार के खेल विभाग ने
भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना, का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया? 25 जनवरी 1984 को, 25 फरवरी 1984 को, 25 मार्च 1984 को, या फिर 25 अप्रैल 1984? चलो फटाफट से बताओ 102वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ठीक है, जब भी साई की बात आएगी हमेशा जनवरी याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, तो 25 जनवरी 1984 को, ठीक है, इसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 103वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? जब आप फ्री टाइम में होते हो तो आप करिकुलर एक्टिविटीज़ में डूब जाते हो, कुछ आर्ट कर लेते हो, कुछ क्राफ्ट कर लेते हो, थोड़ा मस्ती कर लेते हो, तो क्या कहलाता है? शिविर कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है, मनोरंजन कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं कहलाता? चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जब आप फ्री टाइम में हो तो बढ़िया मस्ती वाली एक्टिविटी कर ले तो अपनी जो मनपसंद की, तो रिक्रिएशन कहलाता है, मनोरंजन कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया, शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम डैश प्रदान करता है? शिक्षक शिक्षा का जो इंटर्नशिप कार्यक्रम होता है वो क्या प्रदान करता है भैया? सामग्री पाठ्यक्रम देता है, प्रैक्टिकल कोर्स देता है, पूर्ण स्कूली पर्यावरण देता है, या फिर अनुसंधान पाठ्यक्रम देता है? चलो फटाफट से बताओ 104 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? तो जो शिक्षण शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम होता है वो आपकी पूर्ण स्कूली पर्यावरण प्रदान करता है भैया। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये वाला। हॉकी गोल के बैक बोर्ड की, यहाँ ब्लैक दिख रहा है आपको, वो ब्लैक ही होता है एक्चुअली, जो बैक बोर्ड होता है जिस पे बॉल लड़ती है, बाकी ऊपर तो नेट होता है। ठीक है, जो हॉकी का आपका यहाँ पर ये जो ब्लैक बोर्ड होता है, इधर तो नेट ही लगे होते हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड होता है इसकी हाइट पूछा है भैया, इसकी हाइट कितनी होती है ये आपको बताना है। 12 इंच होती है, 10 इंच होती है, 18 इंच होती है, 24 इंच होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम यूपी टीजीटी के में पूछा हुआ सवाल है। फटाफट से बताओ 105वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। कितना होगा करेक्ट आंसर भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हो 18 इंच के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 106वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब आपसे? निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता, यानी टाइम आउट नहीं दिया जाता? ये ध्यान रखना है, इनमें से आपको बताना है किसमें टाइम आउट नहीं दिया जाता है। ठीक है, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, हैंडबॉल में, बास्केटबॉल में। एक आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 106वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी के सभी। देखो, वॉलीबॉल में भी टाइम आउट दिया जाता है, हैंडबॉल में भी टाइम आउट होता है, बास्केटबॉल में भी टाइम आउट होता है। जितने भी कोर्ट वाले होते हैं ना आपकी गेम, देखो इसका आंसर निकालना बड़ा आसान होता है। जितने भी कोर्ट वाले आपके गेम होंगे उनमें मैक्सिमम टाइम आउट दिए जाते हैं। इंडोर में भी जो खेले जाते हो, हैंडबॉल भी आपका इंडोर में खेला जाता है, बास्केटबॉल भी आपका इंडोर में खेला जाता है, वॉलीबॉल भी आपका इंडोर में खेला जाता है, इनमें टाइम आउट दिया जाता है। बट फुटबॉल इंडोर गेम नहीं है, ये आउटडोर गेम है, इसमें किसी प्रकार का कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता। जब भी हाफ टाइम होता है उसके बाद थोड़ा सा लंच ब्रेक होता है, बीच में एक रिसेस का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता? भैया फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार जीता? ब्राज़ील ने, फ्रांस ने, अर्जेंटीना ने, जर्मनी ने? चलो फटाफट से बताओ, सभी के आंसर आने चाहिए। 107वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? बिल्कुल, गाना सुना ना, ब्राज़ील ला 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 ला, ध्यान रखना। ठीक है, इसी ने सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फुटबॉल में कितने नियम है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में। ठीक है, ध्यान रखना है। 15 नियम होते हैं, 16 नियम होते हैं, 18 नियम होते हैं, 17 नियम होते हैं। चलो बताओ 108वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? कितने नियम होते हैं फुटबॉल में? 17 पे खतरा याद रखना।
ठीक है, 17 पे क्या होता है भैया, खतरा होता है। ऑप्शन सी के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट होंगे। 17 नियम होते हैं फुटबॉल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप किस गेम से संबंधित है, गोल्फ से, पोलो से, बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से। चलो फटाफट से बताओ 109वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। राइडर कप किससे संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ, ध्यान रखिएगा। राइडर कप जो है वो आपका गोल्फ से संबंधित है, राइडर कप। ठीक है, राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नाउ 110वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 110वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपको, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको हिंदी में परेशान कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन इसके बड़े अच्छे हैं, इसीलिए मैंने इसको डाला इसमें। ठीक है, क्रिकेट बैट के ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती भैया, अप्रॉक्सीमेट पूछा, लगभग कितनी चौड़ाई होती क्रिकेट बैट के ब्लेड की। जो आपका बैट होता है क्रिकेट का भैया, उसकी जो ब्लेड होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती भाई साहब, इसकी चौड़ाई कितनी होती ब्लेड की, ये बताना है। 5 फुट 5 इंच, 5 इंच, 4 फुट 8 इंच, सॉरी 4 फुट बोल दिया मैंने। ठीक है, 4.8 इंच, 5.5 इंच, 5 इंच या फिर 4.5 इंच। चलो फटाफट से बताओ 110वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। ठीक है, 5 इंच से थोड़ा सा कम, ध्यान रखिएगा। 4.5 इंचेस होती है आपकी जो क्रिकेट की ब्लेड होती है बैट की, वो अप्रोक्सीमेट लगभग 4.5 इंच की होनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन यानी IBF की बात हो रही है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन को कब स्थापित किया गया भैया। 1932 में, 1912 में, 1926 या फिर 1908 में। चलो फटाफट से बताओ 111वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 111 का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट हो गए। 1932 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन को स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, फिना, अब ये फिना शब्द से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिना एक्चुअल में आपका स्विमिंग से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, स्विमिंग से रिलेटेड है फिना, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल। ठीक है, डी नेशन नियमों के अनुसार एक सामान्य या गैर ओलंपिक तरण ताल में कितने लेन होने चाहिए, यानी फिना के अनुसार एक नॉन ओलंपिक स्विमिंग पूल के अंदर कितनी लेन होनी चाहिए। 10, 8, 9, 6। नॉन ओलंपिक पूछा है, ध्यान रखिएगा, नॉन ओलंपिक। चलो 112वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना। फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल नॉन ओलंपिक पूछा है, गैर ओलंपिक स्विमिंग पूल में कितने लेन होने चाहिए भैया, 8 लेन होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ आप जाते हो, बिल्कुल करेक्ट हो गए। अगला सवाल कह रहा है हैंडबॉल मैच के बीच में मध्यांतर यानी इंटरवल जो होता है वो कितने समय का होता है भैया। वैसे तो गेम कितने कितने मिनट का होता है, आई थिंक 20 मिनट का एक हाफ होता है, 20 मिनट का 40 मिनट का टोटल गेम होता है। अगर मैं गलत हो तो आप मेरे को बताइएगा करेक्ट करके। ठीक है, 10 मिनट का रिसेस होता है, 12 मिनट का होता है, 8 मिनट का होता है, 7 मिनट का। चलो फटाफट से बताओ 113वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, कितने मिनट का इंटरवल होता है हैंडबॉल गेम के बीच में। बिल्कुल 10 मिनट के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे भैया। क्या कह रहा है वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है। जो एक बाउट होती है कुश्ती की कितने मिनट की होती है, 6 मिनट की होती है, 9 मिनट की होती है, 12 मिनट की होती है, 15 मिनट की होती है। चलो फटाफट से बताओ 114वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने मिनट की बाउट होती है भैया। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट होगे। और इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, क्या ऐसा है कि ये 3 मिनट की है, अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस के साथ अगर आप जाएंगे तो 6 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को कमेंट में बताइएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है भैया। जो आपका पैरेलल बार होता है जिम्नास्टिक के अंदर उसकी ज़मीन से हाइट कितनी होती है, 2.10 मीटर, 1.75 मीटर, 1.55 मीटर, 2.25 मीटर। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 115वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब।
बिल्कुल। अगर ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं 1.75 मीटर तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित खेलों में से पेन होल्डर ग्रिप किससे संबंधित, जैसे मैंने पेन पकड़ रखी है ना, इस तरीके से हम किस खेल के अंदर किसी इक्विपमेंट को या उस खेल से संबंधित सामग्री को पकड़ते हैं? लॉन टेनिस में, टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, क्रिकेट में। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मज़ेदार और आसान सा क्वेश्चन है। जब हम पेन की तरह किस में से खेलते हैं, आपने देखा होगा बैट, क्रिकेट में तो ऐसे हम बैट पकड़ नहीं सकते ना बॉल पकड़ सकते हैं भाई, तो ये तो होगा नहीं। बैडमिंटन में भी हम रैकेट को ऐसे ऐसे पकड़ नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा। लॉन टेनिस में भी हम उसके रैकेट को नहीं पकड़ सकते। लेकिन टेबल टेनिस का जो रैकेट होता है, बैट होता है जिसको हम बोलते हैं, उसको हम ऐसे ही पकड़ के खेलते हैं। ठीक है, पेन होल्डर ग्रिप जो संबंधित होती है ऑप्शन बी के साथ, टेबल टेनिस के साथ, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 की बात करेंगे भैया। 117वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? फ्रेंच शॉट, ठीक है, फ्रेंच शॉट सर्विस टेस्ट, ठीक है, फ्रेंच शॉट सर्विस टेस्ट खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से, टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से। चलो फटाफट से बताओ 117वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 117वां प्रश्न। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे। बैडमिंटन से संबंधित है आपका फ्रेंच शॉट सर्विस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जानी जाती है। जो वॉलीबॉल में हम स्मैश करते हैं बॉल को, उसको और किस नाम से जानते हैं? लिफ्टिंग से, स्पाइकिंग से, सर्विस से, ब्लॉकिंग से। आपका मैं आसान कर देता हूं, ब्लॉकिंग होगा नहीं, लिफ्टिंग होगा नहीं। अब बताओ स्पाइकिंग या सर्विस, इन दोनों में से किस नाम से जानी जाती है? 118वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं स्पाइकिंग तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, स्मैशिंग जो है उसको हम स्पाइकिंग के नाम से भी जानते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्वैश, शूटिंग, बिलियर्ड्स, गोल्फ। चलो बताओ 119वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? बिल्कुल, शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, कबड्डी में लाभांश रेखा का प्रारंभ हुआ। लाभांश रेखा बोले तो देखो इसीलिए बोलता हूँ हिंदी बड़ी टफ है, इंग्लिश आएगी तभी चीज़ों को समझोगे। बोनस लाइन, ठीक है, बोनस लाइन की बात कर रहा है। तो बोनस लाइन का शुभारंभ भैया कब से हुआ? 1986 से, 1988 से, 1990 से, 1984 से। चलो फटाफट से बताओ 120वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? बोनस लाइन का शुभारंभ कब से हुआ? 1984 से, कबड्डी मैच के दौरान। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 की बात करेंगे। पीटी उषा निम्नलिखित में से किससे विशेष रूप से संबंधित है, यानी किस इवेंट से रिलेटेड? एथलेटिक्स की तो थी, सभी कोई जानता, बट एथलेटिक में कौन से इवेंट से थी ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी पीटी उषा अभी करंट में क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 800 मीटर दौड़ से संबंधित थी, 400 मीटर हर्डल रेस से संबंधित थी, 400 मीटर रेस से, या फिर 500 मीटर रेस से। चलो फटाफट से बताओ 121वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? 121वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 400 मीटर बाधा दौड़ हर्डल रेस से संबंधित थी। 400 मीटर हर्डल रेस से संबंधित आपकी पीटी उषा थी। खेलों के मुख्य पुरस्कार का नाम बताइए। अब जो स्पोर्ट्स के मेन अवार्ड्स होते हैं उसका नाम बताना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लॉरेंस ओलिवर अवार्ड, नेहरू ट्रॉफी अवार्ड, फिर कोरेटा स्कॉट किंग अवार्ड। आसान सा सवाल है, लगभग सभी ने इसको पढ़ा होगा। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, जो आपके खेलों का मुख्य पुरस्कार है, यानी भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, DKRA ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं भैया। 2022 से इसका नाम बदल दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल दिया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट का विश्व कप किसने जीता भैया? 2001 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, उसको किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, भारत ने या फिर श्रीलंका ने? चलो बताओ, बहुत ही फेमस है क्वेश्चन ये। क्या होगा इसका सही जवाब भैया? 123वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने जीता? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। 123 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या करा? 124वां प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण का वर्तमान प्रतीक चिन्ह किस वर्ष बनाया गया? ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका जो करंट प्रतीक चिन्ह भैया वो किस वर्ष बनाया गया? 1983, 1984, 2020, 2018। चलो 124वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। 2020 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो करंट प्रतीक चिन्ह है वो बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालती है। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो किस पे सीधा असर डालती हैं? आपके हार्ट पे, हृदय पर, मसल्स पर, आपके लंग्स पर या फिर आपकी ब्रेन पर? चलो फटाफट से बताओ 125वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होती हैं साथियों, वो आपकी मसल्स पर सीधा असर डालती हैं, आपकी परफॉर्मेंस को क्या कर देती हैं भैया? इन्हांस कर देती हैं, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करती हैं, प्लस करती हैं हमेशा। इसीलिए तो ओलंपिक में ये सारी चीज़ें डोपिंग के अंतर्गत बैन मानी जाती हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 126वां, स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स डैश में मदद करता है। जो एर्गोजेनिक एड्स होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, वो किस चीज़ में हेल्प करता है? शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने में, एकाग्रता को बढ़ाने में, दर्द को बढ़ाने में या फिर थकान को शीघ्र शुरुआत करने में। ठीक है, कोड्स आपके दे रखे हैं यहाँ पर, इसके अनुरूप आपको इस क्वेश्चन के जवाब देने हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, 126वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? बिल्कुल जो एर्गोजेनिक एड्स होते हैं साथियों, वो आपकी शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने में, साथ ही आपकी कंसंट्रेशन पावर को, एकाग्रता को बढ़ाने में 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ए, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलेंगे भैया। क्या कह रहा है? जो दवाइयाँ पेशियों का परिमाण बढ़ाती हैं और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक समय देती हैं, वो क्या कहलाती है? कैफीन, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर बीटा ब्लॉकर्स? चलो फटाफट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। 127वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऐसी दवाइयाँ जो आपके पेशियों के परिमाण को बढ़ाती हैं, साथ ही उसके जो संकुचन होती है मसल्स के, उसके लिए अधिक समय देती है, क्या कहलाती है भैया? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स कहलाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 128। चलो भाई क्या कह रहा है? 128वां प्रश्न आपके सामने। जनवरी 2016 की वाडा सूची, अब देखो वाडा, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई साहब। ठीक है, वाडा, वाडा बोले तो W फॉर आपका हो जाएगा वर्ल्ड, D फॉर आपका हो जाएगा डोपिंग, ठीक है, सॉरी एंटी, बीच में ए भी लगा है ना, एंटी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में पूछ रहा है। उसकी लिस्ट में प्रतिबंधित तत्वों और पद्धतियों में निम्नलिखित में कौन से सही हैं? यानी वाडा ने किसको बैन करके रखा वो पूछा। डायरोटिक्स का सेवन सदैव प्रतिबंधित है, बीटा 2 का सेवन सदैव प्रतिबंधित है, कोकीन का सेवन सदैव प्रतिबंधित है, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स का सेवन प्रतिबंधित है, बीटा ब्लॉकर्स का सेवन गोल्फ में प्रतिबंधित है, या फिर नारकोटिक्स का सेवन केवल प्रतिस्पर्धा में प्रतिबंधित है। कोड्स आपके यहाँ पर दे रखे, इन कोड्स के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। चलो 128वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो डायरोटिक्स का सेवन बिल्कुल प्रतिबंधित है। डायरोटिक्स में क्या होता है भाई, एक मेडिसिन आती है जिसको पीने के बाद बॉडी से पूरा जो पानी होता है ना पेशाब के माध्यम से निकल जाता है और बॉडी का पूरा वेट जो होता है वो कम हो जाता है। अक्सर इसका यूज़ बॉक्सिंग, जिसमें वेट से संबंधित इवेंट होते हैं, आपका कॉम्बैटिक्स
इवेंट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए सही हो जाएगा, ये प्रतिबंधित है भैया। फिर बीटा 2 का सेवन प्रतिबंधित है, ये नहीं से प्रतिबंधित है, ठीक है, 128 की बात हो रही है, एक मिनट, ये भी आपका प्रतिबंधित है। बीटा 2 का सेवन भी सदैव प्रतिबंधित होता है, ठीक है। कोकीन का सेवन सदैव प्रतिबंधित है, सदैव नहीं प्रतिबंधित है, ठीक है। फिर कैनाबिनॉइड्स का सेवन भी प्रतिबंधित नहीं है। बीटा ब्लॉकर्स का सेवन गोल्फ में प्रतिबंधित है, बिल्कुल प्रतिबंधित है। नारकोटिक्स का सेवन केवल प्रतिबंधित है, ये भी बिल्कुल सही। तो ए बी ई एफ ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसकी थ्योरी क्लास बहुत बेहतरीन आएगी साथियों, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, जल्दी ही क्लास आ जाएगी। अभी तो स्पोर्ट्स वाला ख़त्म कर ले, उसके बाद इन सब चैप्टर पे बहुत प्यारे तरीके से ना हम थ्योरी क्लास को ख़त्म करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया, सूची 1 को सूची 2 से नीचे दिए गए कोड के हिसाब से मिलाना है, ठीक है। उत्तेजक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स, मूत्रवर्धक, ठीक है। ये सारे आपके डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान देना है। इन क्वेश्चंस की कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। 129वें प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा सही जवाब। उत्तेजक की बात करें भैया, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो पहले का तीसरा किस में सही दे रखा भैया, पहले का पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये देखो ऑप्शन डी, यानी 129 का जो करेक्ट आंसर होगा भाई साहब, एक सेकेंड, तेजक की बात कर रहे हैं ना, मिट ताऊ जी, उत्तेजक, फिर एनाबोलिक स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स। एनाबोलिक स्टेरॉइड का देख लेते हैं भाई साहब, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, भी निकालते हैं इसका आंसर, 129, ठीक है। तो 129 एनाबोलिक स्टेरॉइड जो होता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो एनहांस होती है, यानी बी का तीसरा जिसमें होगा वो सही होगा। तो बी में तीसरा सिर्फ किसमें, सी में, ठीक है। देखो जब आपको आंसर ना पता हो तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से एक तो कोई ऐसा होगा, अगर आपने पढ़ा है ना तो उसका आंसर आप निकाल लोगे, उसके सराउंडिंग आप चीज़ों को देख लोगे। तो पहले का चौथा उत्तेजक किस में होता है भैया, सतर्कता से रिलेटेड है। बीटा ब्लॉकर्स की बात करेंगे अगर हम, तो वो आपका हो जाएगा भाई साहब उत्तेजक प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया हो सकता है। मूत्रवर्धक की बात हम करेंगे तो भाई साहब ये आपका भार नुकसान हो जाता है, ठीक है। जो हम डायरेटिक्स का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, देखो यहाँ दो ऑप्शन बहुत ही क्लियर है। मूत्रवर्धक में क्या होता है, ज़्यादा पेशाब आने के लिए हम डायरेटिक्स की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़्यादा पेशाब निकलता है, बॉडी का वजन कम हो जाता है, तो हम कुश्ती के अंदर कम वजन में लड़ सकते हैं, बॉक्सिंग में कम वजन में लड़ सकते हैं, ठीक है। तो डी और सी का एकदम क्लियर था, इस वजह से बहुत ही आसान से आप आंसर निकाल सकते हो। यानी 4 में अगर 2 के भी आपको पता है ना, आप इजीली कोड्स को ब्रेक कर सकते हो, ध्यान में रखना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 130वां क्या कर रहा है भाई साहब, या क्या कह रहा है, प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। जो फर्स्ट एड होता है इमरजेंसी के दौरान, उसका सबसे मेन काम क्या होता है भाई साहब, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना, डॉक्टर के पास ले जाना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का उपचार करना, जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना, ठीक है। अब आकस्मिक उपचार की बात कर रहा है भाई साहब, इमरजेंसी है, तब उसके लिए तुम गाड़ी की व्यवस्था करोगे, तब तक निपट गया तो, ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाओगे, रास्ते में टपक गया तो पहला और आखिरी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का इलाज करोगे, उपचार करोगे, या जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से उसका जीवन बचाओगे। चलो फटाफट से बताओ, 130वां प्रश्न काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या करोगे। अब वहाँ आप स्पेशलिस्ट तो हो नहीं कि आप उसका उपचार करने लगोगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। जो आपके पास अवेलेबल है, सपोज दैट उसका सर फट गया, हड्डी टूट गई भाई साहब उसकी, ठीक है, हाथ की हड्डी टूट गई, अब ढूंढोगे प्लास्टर की सामग्री, प्लास्टर करने बैठ जाओगे भाई, जो उपलब्ध उससे काम करोगे, 2 डंडी ढूंढोगे, 2 स्केल ढूंढोगे, लगा कर वहाँ बांध दोगे ताकि उसकी हड्डी बैलेंस रहे और डिस्टर्ब ना, फिर जाके डॉक्टर के पास ले जाओगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से आप उसका जीवन बचाओगे, उसकी चोट को ठीक करने का काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डाई पल्स चिकित्सा
में चोटिल क्षेत्र पर तरंगों की प्रवेश क्षमता कितनी होती है। जो हम डाईपल्स थेरेपी देते हैं उसमें जो आपकी इंजर्ड एरिया होता है उसमें हम वेव्स का प्रवेश की क्षमता कितनी होती भैया, 15 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 14 सेंटीमीटर, 7 से 9 सेंटीमीटर या 3 से 5 सेंटीमीटर। चलो फटाफट से बताओगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 131वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 132 भैया क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर यानी कि जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है भाई साहब, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है हड्डियों में होता है। किस प्रकार की हड्डियों में होता है, घुटने के नीचे की हड्डियों में, स्पाइनल कॉलम में, गर्दन के ऊपर की हड्डियों में या बाह में, हमारी आर्म में होता है। चलो फटाफट से बताओ 132वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है वो किस में होता है भैया, आपकी स्पाइनल कॉलम में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी के पीछे के कॉलम होते हैं उसमें आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिंचाव किससे संबंधित भैया। खिंचाव बोले तो क्या बोलते हैं खिंचाव को, स्ट्रेन, स्ट्रेन की बात हो रही है। अब मांसपेशियों एवं टेंडन से, टेंडन एवं स्नायु से, हड्डी से या फिर त्वचा से। चलो फटाफट से बताओ 133वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। खिंचाव, स्ट्रेन, स्ट्रेन में मैंने आपको कई बार बताया, स्ट्रेन में टी आता है, टी फॉर क्या होता है भैया, टेंडन होता है। ठीक है, टेंडन हमेशा किससे कनेक्ट होता है भैया, मसल से रिलेटेड होता है, ये आपकी मसल को हड्डियों से कनेक्ट करता है, तो आपकी मांसपेशी एवं टेंडन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही मोच पूछ लेता, स्प्रेन पूछ लेता तो भैया ये आपका लिगामेंट से हो जाता। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी बातों पे ध्यान रखना, लिगामेंट से रिलेटेड हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठंडे एवं गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं। एक बार गर्म पानी डालो, एक बार ठंडा पानी डालो, एक बार ठंडा पानी डालो, एक बार गर्म पानी डालो। उस तरीके से अगर हम किसी की थेरेपी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं, क्रायोथेरेपी बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, कंट्रास्ट बाथ बोलते हैं। बताओ क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे साथियों। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। तो गर्म का उल्टा क्या होता है, ठंडा, यानी एक बार ठंडा दो एक बार गर्म दो, तो कंट्रास्ट बात का ही फॉर्म हो जाता है। क्रायोथेरेपी में क्या होता है भैया, यहाँ ठंडी चिकित्सा दी जाती है, आइस पैक वगैरह। हाइड्रोथेरेपी में आपका पानी की थेरेपी दी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 135, सांप के काटने पर क्या किया जाएगा। चूषण, चूस लोगे जहां काट के रखा है। ठीक है, टीवी में यही दिखाते हैं, चूस लेते हैं। ठीक है, बैंडेज का उपयोग करोगे भैया, उसमें पट्टी उट्टी बांध दोगे उस आसपास के एरिया में। एंटीसेप्टिक का उपयोग करोगे या टू निकेड बैंडेज का उपयोग करोगे। चलो 135वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब, 135वें प्रश्न का करेक्ट आंसर, सांप के काटने पर क्या किया जाए। देखो यहां पर जो आंसर दिया है ना वो चूषण दिया है, बट ये गलत होगा भाई साहब। जहां पर भी सांप काट के रखा हुआ चूसना नहीं चाहिए। अब देखो इसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो बैंडेज का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं और एंटीसेप्टिक का तो यूज़ करते ही भाई घाव को साफ। लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा आपको यह बताना। यहाँ पर जो आंसर की में आंसर दे रखा है वो चूषण दे रखा है, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ सांप के काटने में कभी भी जहाँ पर काटा है उसको चूसना नहीं चाहिए। फिल्मी दुनिया से दूर निकलिए। ठीक है, इन तीनों में क्या आंसर सही होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। स्क्रैप त्वचा यानी जो म्यूकस स्किन होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है। म्यूकस झिल्ली एब्रेशन कहलाती है, कंट्यूजन कहलाती है, ब्रूइस कहलाती है, स्ट्रेन कहलाती है। रगड़ लग जाती है ना आपकी त्वचा पे तो क्या कहलाती है भैया। 136वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। रगड़, रगड़ किसको बोलते हैं, बिल्कुल एब्रेजन को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। घुटने की कुस्कुरी यानी कोमलास्थि की चोटें सामान्यतः किससे संबंधित है। तैरने से, नाव खेने से, मुक्केबाजी से, फुटबॉल से। यानी सबसे ज़्यादा
आपकी जो घुटने की सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं। अब इसमें देखो तैरने में घुटने का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, चोट लगने की संभावना कम होती है। नाव खेलने में तो हाथ का इस्तेमाल करते तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मुक्केबाजी में भी ज़्यादातर हाथ का इस्तेमाल होता है, ये भी नहीं होगा। फुटबॉल में ज़्यादा संभावना होती भैया, गिरते हो, पड़ते हो, पैर लड़ते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 की हम बात करेंगे। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकाली चोट का प्रकार है भैया, ये ध्यान में रखना है। पैसिव की बात हो रही, दीर्घकालिक चोट की, हड्डी का टूटना, खेलते हुए दर्द होना, बहुत कमजोरी होना, या पहला और तीसरा दोनों हो जाना। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, क्या होगा इसका सही जवाब। 138 का दीर्घकालिक चोट, पैसिव इंजरीज, खेलते हुए दर्द होना। पुरानी चोटें अक्सर क्या होती हैं आपकी, खेलते हुए दर्द करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत कमजोरी होने से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिकित्सीय प्रकारों में किनके अंतर्वेधी थर्मोथेरेपी कहा जाता है। किसको कहा जाता है अंतर्वेधी थर्मोथेरेपी? वैक्स बाथ को, हाइड्रोथेरेपी को, शॉर्ट वेव डायथर्मी को, क्रायोथेरेपी को, इलेक्ट्रोथेरेपी को, या फिर अल्ट्रासाउंड को। कोड्स दे रखे हैं, इन कोड्स के सराउंडिंग आपको आंसर देने हैं भैया। चलो बताओ 139वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, क्या होगा सही जवाब। शॉर्ट वेव थेरेपी और अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो होती हैं आपकी, ये आपकी अंतर्वेदी थर्मोथेरेपी के अंतर्गत आती है, सी और एफ। तो सी और एफ ऑप्शन 2 में यहाँ पर होगा, तो दूसरा वाला सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार के चोट के बाद उल्टी हो जाती है। ऐसी कौन सी चोट लग जाए कि वोमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए। अस्थिबंध चोट, सिर पर चोट, हड्डी की चोट, या फिर मांसपेशी की चोट। चलो फटाफट से बताओ 140वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब। वोमिटिंग लगभग कैसी चोट में होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। सिर पर चोट लगने से अक्सर वोमिटिंग होने की सिम्टम्स आपको लगभग दिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 141वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है। जो चिकित्सा संबंधी एक्टिविटीज होती है उसको कैसे जानते हैं, एसोसिएटेड संचलन, मेडिकल जिम्नास्टिक्स, यौगिक आसन, या फिर जर्मन संचलन। चलो फटाफट से बताओ 141वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज मेडिकल जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट जोन एम्बुलेंस परिषद का कार्य क्षेत्र क्या है भैया। स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा। चलो फटाफट से बताओ 142वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। सेंट जोन एम्बुलेंस संघ की अगर बात करें या परिषद की बात करें तो आपका प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड है, फर्स्ट एड से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मालिश के कितने प्रकार होते हैं भैया, मसाज के कितने प्रकार होते हैं, 2, 4, 8 या फिर 6। चलो फटाफट से बताओ 143वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने प्रकार होते हैं मालिश के। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 144, जल चिकित्सा का क्या अर्थ है भैया। हाइड्रोथेरेपी की बात कर रहा है, हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी का संबंध किससे है, तरंगों से, उपचार से, पानी के उपचार से, तेल के उपचार से। अब जल चिकित्सा तो भैया तरंग, तेल, गर्मी से तो होगा ही नहीं, पानी तो, जल मतलब क्या होता है, पानी, पानी के उपचार से। ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। चलो आ जाओ, स्प्रेन की प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था में निम्नलिखित क्रम अपनाया जाता है। जब भी स्प्रेन हो, ध्यान से रखो, स्प्रेन, तो स्प्रेन में, स्प्रेन किसकी चोट होती है, लिगामेंट की होती है, भी पीछे बताया मैंने। लिगामेंट में कैसी चोट आती है भैया, मोच आती है। यानी जब भी आपको मोच जैसी स्थिति हो तो उसमें एक सब क्या सीक्वेंस होगा, बांधोगे, बर्फ लगाओगे, आराम दोगे, या फिर ऊपर उठाओगे। देखो ऊपर उठाना आपका हो गया एलिवेशन, ठीक है, बर्फ लगाना आपका आइसिंग हो गया या आइस हो गया, बांधना आपका क्या हो गया भाई साहब, ये आपका कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। ठीक है, फिर आराम देना आपका रेस्ट हो गया। अब इसमें आपने एक थेरेपी पढ़ी होगी, प्राइस। ठीक है,
प्राइस, पी फॉर क्या होता है, प्रिवेंशन होता है भैया, आर फॉर क्या होता है, रेस्ट होता है, आई फॉर क्या होता है, आइस होता है, सी फॉर क्या होता है, कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। तो यहाँ रेस्ट कितने नंबर पे है, प्रिवेंशन तो कहीं दिया ही नहीं है, तो सेकंड नंबर पे क्या है, रेस्ट। तो रेस्ट कौन सा हो गया, आराम देना, यानी तीसरा पहले नंबर पे आना चाहिए। कहाँ है तीसरा, ऑप्शन बी, खट्टे से आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आराम के बाद क्या होगा, आइस, तीसरे के बाद आपका क्या, बर्फ़ आना चाहिए, दूसरे नंबर पे बर्फ़, देखो बर्फ़ आ गया। तीसरे नंबर पे आपका क्या आना चाहिए भैया, फिर कंप्रेशन देना है, सी फॉर कंप्रेशन बांधेंगे, पहला आ गया। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट। और लास्ट में एलिवेशन देते हैं, हार्ट लेवल से ऊपर उठा देते हैं। आपने हॉस्पिटल्स में और टीवी सीरियल्स में देखा होगा, किसी की हड्डी फड्डी टूट जाती है, पट्टी उट्टी बांध कैसे उठा देते हैं टांग उसकी, वो हार्ट लेवल से ऊपर उठाते ताकि उसको दर्द कम हो, ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो उसकी चोट ज़्यादा जल्दी ठीक होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पीछे स्पोर्ट्स इंजरी की मैंने क्लास ली थी, पूरी चीज़ें मैंने क्लियर तरीके से बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है। डेंड्राइट्स न्यूरॉन का, सेल बॉडी का, एक्सॉन का, वर्टिब्रा का। चलो फटाफट से बताओ, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है 146 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, बिल्कुल डेंड्राइट्स जो होती हैं वो आपके न्यूरॉन का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका नेत्र गति के लिए जिम्मेदार है। नेत्र गति, आपकी जो आई की स्पीड होती है, ठीक है, उसकी जो गति होती है उसके लिए जिम्मेदार होती है। वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व्स, त्रिक तंत्रिका, सहायक तंत्रिका, उपचालक तंत्रिका। चलो फटाफट से बताओ 147वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज उपचालक तंत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 की बात करेंगे भाई साहब। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, पूछा है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर नहीं आती है, पिट्यूटरी, पेरिफेरल, एड्रिनल या फिर पैनक्रियास। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी के सभी, कौन सी जो ग्लैंड है वो एंडोक्राइन के अंतर्गत नहीं आती, तो वो है आपकी पेरिफेरल। ठीक है, बाकी डी, सी, पिट्यूटरी, एड्रिनल और पैनक्रियास जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती है, पेरिफेरल जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है भैया, शुगर को कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड या फिर पैनक्रियास। चलो इंसुलिन का स्रावण जिसमें होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी बताएंगे फटाफट से क्या होगा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, बिल्कुल पैनक्रियास से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है भाई साहब, पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने एक बहुत बेहतरीन क्लास ली थी, सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करा रखे हैं। सो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, असेंडिंग कॉलोन में, पैनक्रियाज में, डिसेंडिंग कॉलोन में या फिर उदर एवं छाती, छोटी आंत में, सॉरी। ठीक है, चलो 150वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए भैया। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और उदर में, आपके पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वहीं पर प्रोटीन का पाचन होता है भैया। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत बार बताया है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, स्कर्वी, बेरीबेरी, घेंगा, रिकेट्स। चलो बताओ, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग पढ़ा रखा है, रिकेट्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। बेरीबेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। घेंगा किसकी कमी से होता है भैया, आयोडीन की कमी से होता है। नमक में आयोडीन की मात्रा कम होगी तो घेंगा हो जाएगा, गले में फूल आता है, ग्वाइटर बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 152, प्रथम कशेरुका को कहते हैं, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है आपकी उसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं यानी कि एक्सिस, मेरुरज बोलते हैं, एटलस बोलते हैं या परशुका बोलते हैं। चलो बताओ फटाफट से 152वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब। 152 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, कशेरुका होती है, वो आपकी एटलस कहलाती है भैया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 152 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम क्या है। जो वक्ष अस्थि, तो वक्ष मतलब आपका चेस्ट, तो जो चेस्ट की जो बोन्स होती हैं उसका स्ट्रक्चरल नेम क्या है, क्लेविकल, स्कैपुला, स्टर्नम, लैटिमस डॉर्सी। अब बताओ, अब देखो क्लेविकल कहाँ होती है, आपके शोल्डर के पास होती है, यहाँ पर होती है, कॉलर बोन होती है।
तो ये तो वक्ष सीने का पूछ रहे थे, होगी नहीं। स्कैपुला आपकी पीछे की ब्लेड्स होती हैं, शोल्डर के पीछे वाली, ये भी नहीं होगा। लैटिमस डॉर्सी अलग जगह होती है। स्टर्नम कहाँ होती है? आपके वक्ष के बीचों बीच जो बड़ी सी टाई वाली हड्डी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 153 का क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड की पसलियों को बीच में सहारा देने का काम आपकी स्टर्नम करती है। रिब्स की अगर हम बात करें भैया तो 12 पेयर्स में होती हैं। ठीक है, 12 एक साइड पे होती हैं, 12 एक साइड पे होती हैं। टोटल आपकी 24 पसलियाँ होती हैं। उसके बीच में एक हड्डी होती है टाई की तरीके से, वो आपकी स्टर्नम होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। खोपड़ी की हड्डी यानी स्कल बोन की अस्थि संधि को, जो स्कल बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं आपकी कपाल में, खोपड़ी में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो जॉइंट्स होते हैं आर्टिफैक्ट बोलते हैं, संधि या जोड़ बोलते हैं, रिज बोलते हैं, सुचर बोलते हैं, या सचर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भाई साहब। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन डी के साथ आप करेक्ट होंगे। सचर्स बोलते हैं, सुचर्स बोलते हैं। ठीक है, एकदम इमूवेबल ज्वाइंट होता है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है साथियों। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से खत्म करेंगे। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है भाई साहब, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, 155वां प्रश्न आपके सामने आ रहा भैया। मानव शरीर के उपबंधी अस्थि पंजर में कितनी अस्थियां होती? चलो, उपबंधी अस्थि पंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? 155वां प्रश्न। कितनी अस्थियां होती हैं भैया? 126 होती हैं। एक्सियल स्केलेटन की बात हो रही है। ठीक है, 126 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राहत कार्यकर्ता द्वारा एक वयस्क को CPR छाती पर दबाव किस दर पर प्रति मिनट दिया जाता है? जो CPR देते हैं हम, ठीक है, छाती पर प्रेस करते हैं, कितने प्रति मिनट दर पर देते हैं? 60, 80, 100 या फिर 40? चलो, 156वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 100 दर प्रति मिनट पर दिया जाता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को जिसमें पसलियां और डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती हैं, आपके रिब्स, आपकी डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं सिकुड़ जाती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और डायफ्राम चपटा होकर वक्ष गुहा का आयतन अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं, या अपचयी क्रिया कहते हैं। चलो, 157वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब भैया? क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है भैया? 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर, या इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 158वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कितनी होती है? 4 लगभग 5 लीटर मान के चलो। ठीक है, ध्यान रखना, 5 लीटर ध्यान में रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 159, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचाता है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाता है। किसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है भैया? मस्तिष्क सेल में, दिल में, आपके हार्ट में, फेफड़े में, या फिर टिश्यू में? चलो फटाफट से बताओ 159th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपकी जो टिश्यूज़ होती हैं, ऊतक होते हैं, उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल होता है एकदम डाउन हो जाता है हाइपोक्सिया में। ठीक है, अब जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पर हाइपोक्सिया की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका की कौन सी संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है भैया? गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स या राइबोसोम्स? प्रोटीन संश्लेषण की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 160वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो जिम्मेदार होता है भैया वो कौन होता है? राइबोसोम्स होता है। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है, क्या कहलाता है? ग्रेनम, ADP, ATP, क्लोरोफिल? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 161 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? देखो, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ आए तो हमेशा ATP ध्यान में रखना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपैरेटस? चलो फटाफट से बताओ 162वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर जो गाढ़ा लिक्विड होता है, तरल पदार्थ, वो कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक न्यूक्लियस के बाहर होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है भाई साहब?
निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधी प्रतिवेदन नहीं है भैया? हिस्टोग्राफ या हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ओजाइफ या फिर बाइनोमियल। चलो फटाफट से बताओ 163 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल बाइनोमियल जो होता है वो आपका आंकड़ों का चित्र संबंधी प्रतिवेदन नहीं, बाकी जितने भी हैं ये कुछ ना कुछ डेटा आपको डायग्राम के माध्यम से पहुंचाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन श्रृंखला की अंतिम कड़ी क्या है? ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सीरीज की जो लास्ट कड़ी है वो क्या है? नियंत्रण, मूल्यांकन, वित्त एवं बजट, जनसंपर्क, शारीरिक शिक्षा का शिक्षक। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 164 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल नियंत्रण एवं मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है किस पे करता है? जो क्लास मैनेजमेंट होता है भैया वो किस पे डिपेंड होता है? वित्त की उपलब्धता पे, माल पानी, पैसा की उपलब्धता पे, पढ़ाने वाले विषय वस्तु के प्रकार पर, कक्षा में छात्रों की संख्या पर, या फिर संसाधनों की उपलब्धता पर। चलो फटाफट से बताओ 165वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? बिल्कुल मेन क्या होता है? पढ़ाने वाले की विषय वस्तु के प्रकार पे भैया वो किस प्रकार से किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उस पर डिपेंड। क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो रही साथी, 2 4 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की क्लास में ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको भी होता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 2 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम क्लियर करा देंगे। फिर भी हमने लगभग देखा जाए तो 80-85 क्वेश्चन, लगभग 85 क्वेश्चन हमने क्लियर किए। सो अगर आज की मेहनत आपको पसंद आई हो, ये क्वेश्चंस आपको लगते हो कि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़रूरी फ़ायदेमंद पहुंचाएंगे, तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए। बाकी थ्योरी क्लासेस हमारी एज इट इज़ चलती रहेंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।